वेलकम टू किंगडम ऑफ नॉलेज। किंगडम ऑफ नॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इन्वायरमेंट के कुछ ऐसे टॉपिक्स देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका डेफिनेटली एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन या फिर दो एक से दो क्वेश्चन कहने का मतलब है 2 से 4 नंबर आपको कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल से मिलते ही रहेंगे। यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल किंगडम ऑफ नॉलेज को ज्वाइन करें। सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और देखते हैं कुछ ऐसे टर्म्स जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, जैसे कि इकोलॉजी, इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट यहाँ से कुछ ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा, या फिर हमको पता भी रहता है तो हम कंफ्यूजन में, क्योंकि इकोलॉजी, इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी तीनों एक टाइप के लगते हैं और इनके जो है ना, जिनसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो एक ही टाइप के बनते हैं। ठीक है, सो देखते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हमें कंफ्यूज करता है एग्जाम में। सबसे पहला हम देखते हैं इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिकी। ठीक है, तो यहाँ से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग, है ना, फर्स्टली यूज्ड टर्म इकोलॉजी किसने किया था, किस साइंटिस्ट ने या फिर किस इन्वायरमेंटिस्ट ने इकोलॉजी टर्म का यूज़ किया था, है ना। इस तरह क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिला होगा। सो आप याद रखेंगे, इकोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग कॉल रिटर, ठीक है, कॉल रिटर नामक एक पर्यावरणविद थे जो कि उन्होंने किया था 1865 के आसपास में। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि टर्म यूज्ड, फर्स्टली यूज टर्म इकोलॉजी, तो आप उसका सही आंसर लेंगे कॉल रिटर। ठीक है, और यदि आपसे पूछा जाए कि हु इज़ द फादर ऑफ इकोलॉजी, पारिस्थितिकी के जनक कौन है, तो आप उसका सही आंसर करेंगे अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, अर्नेस्ट हैकल है फादर ऑफ इकोलॉजी। सो दोनों क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूज करते हैं कि पहली बार पारिस्थितिकी शब्द का यूज़ किसने किया और उसके जनक कौन है। तो आप याद रखेंगे पारिस्थितिकी के जो जनक है वो है अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, एक और क्वेश्चन पारिस्थितिकी से कि आधुनिक जो पारिस्थितिकी के जनक किन्हें कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। यदि इस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका सही आंसर होगा यूजेन ओडम, यूजेन ओडम। ठीक है, और यदि आपसे पूछा जाए कि डीप इकोलॉजी, गहन पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया था, तो उसका सही आंसर होगा अर्निज नीज। ठीक है, 1973। तो ये जो ऐसे पॉइंट हैं इकोलॉजी के जो काफ़ी बार आपको एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। सो इसको आप जब इस तरह से पढ़ते हैं कंपैरिजन करके एक साथ, तो आपको काफ़ी इजी होता है याद रखने में। सो इकोलॉजी से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट जो बातें हैं आप ज़रूर याद रखें, आपके एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इकोसिस्टम से रिलेटेड कुछ बात। इकोसिस्टम जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, तो इकोसिस्टम शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, तो आप याद रखेंगे अर्थर टांसले, 1935 के आसपास में। ठीक है, इकोसिस्टम वर्ड जो था उसको पहली बार यूज़ में किसने लिया था, तो अर्थर टांसले, आप याद रखेंगे। उसके बाद पूछा जाता है आपसे कि फादर ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र के जनक किसे कहा जाता है, तो उसका सही आंसर होगा यूजेन ऊडम। ठीक है, या ई ऊडम भी दिया रहता है, ई भी ऊडम दिया रहता है आपको ऑप्शन में, तो आप याद रखेंगे यूजेन ऊडम को, है ना, फादर ऑफ इकोसिस्टम कहा जाता है। तो अब आपको मैं बता दूं, देखिए यहाँ पे फादर ऑफ इकोसिस्टम भी यूजेन ऊडम है और फादर ऑफ, है ना, मॉडर्न इकोलॉजी, आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक भी यूजेन ऊडम है, और आपसे पूछा यदि फादर ऑफ इकोसिस्टम तो भी यूजेन ऊडम है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों जगह पे यूजेन ऊडम सही आंसर होगा। उसके बाद यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय जो पारिस्थितिक तंत्र के जनक किसे कहा जाता है ना, इंडियन फादर ऑफ इकोसिस्टम आपसे पूछा जाए तो आप याद रखेंगे प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। ये क्वेश्चन, ये तीनों फैक्ट से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस जो तीनों फैक्टर्स को लिया है, आप याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में कि बायोडाइवर्सिटी शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, हु यूज द टर्म बायोडाइवर्सिटी फर्स्टली, तो इसका सही आंसर है डब्ल्यू जी रोजिन, जिसको हम बोलते हैं वॉल्टर जी रोजिन।
तो याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जैव विविधता के जनक, फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो उसका सही आंसर होगा E.O. विल्सन। ठीक है, फादर ऑफ आपको बायोडाइवर्सिटी पूछा जाए तो उसका सही आंसर होगा E.O. विल्सन। एंड हु यूज द टर्म बायोडाइवर्सिटी फर्स्टली, तो आप इसका आंसर होगा W.C. रोजिन। इस तरह से इन तीनों चीज़ों को आप कंपेरेटिवली पढ़ें तो आपको याद करने में काफ़ी इजी होगा, क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम इकोलॉजी की जगह में हम बायोडाइवर्सिटी के जनक को सही आंसर कर देते हैं, जब हम पूछा जाए इकोसिस्टम का जनक कौन है तो हम बायोडाइवर्सिटी कर देते हैं। तो ऐसे कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप एक साथ लिखें अपने नोट्स में इन पॉइंट्स को, और उसको बार बार पढ़ें, तभी आपको याद होगा। क्योंकि नाम कुछ है ना, भारतीय नाम नहीं है तो इजीली याद नहीं होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप इसको एक दो बार जब आप पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो आपको ईजिली याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, ये याद रखें। अब आते हैं हम आज की जो मेन हमारा जो टॉपिक है जिसको हम पढ़ने वाले हैं, वो है पर्यावरण से संबंधित जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, महत्वपूर्ण जो संस्थाएं हैं जो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करती हैं, उनके बारे में पढ़ना है आज का हमारा ये इस वीडियो का टारगेट। ठीक है, तो पहली जो संस्था है जो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करती है वह है IUCN। तो क्या है यह IUCN? इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं कि IUCN का फुल फॉर्म क्या है। तो आप याद रखेंगे IUCN का जो फुल फॉर्म है वह है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, तो आप इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखें। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा IUCN का गठन कब किया गया, तो आप याद रखेंगे 5 अक्टूबर 1948। ठीक है, 5 अक्टूबर 1948 को IUCN का गठन किया गया। और आपसे क्या पूछा जाता है कि IUCN का मुख्यालय क्या है, हेड क्वार्टर कहाँ है IUCN का, तो आप याद रखें ग्लांट, जो कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 क्वेश्चन आपसे काफ़ी बार एग्जाम में, आप किसी भी एग्जाम को देखें जहाँ पे इन्वायरमेंट का सिलेबस है, आपको हर बार इस प्रकार से ही प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। या तो आपका फुल फॉर्म पूछेगा, या फिर कब गठन हुआ ये पूछेगा, या फिर आप उसका मुख्यालय पूछेगा। और क्या है, या इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख लेते हैं कि यह विश्व पर्यावरण के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है। और इसका कार्य क्या है, तो IUCN क्या काम करता है कि यह संकटशील जीवों तथा पादपों की गिरती संख्या पर निगरानी रखता है, वह उसके बचाव के क्षेत्र में काम करता है। ठीक है, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ है ना, चाहे वो एनिमल हो या फिर प्लांट हो, उनकी जो संख्या है उनके ऊपर निगरानी रखता है, जो कि खतरे के संकट में आ चुके हैं या फिर जो विलुप्त होने की कगार पे हैं। ठीक है, तो इस तरह के काम करता है IUCN। और 1963 से IUCN एक रेड डाटा बुक जारी करता है। ठीक है, आपको पता होगा रेड डाटा बुक के बारे में। रेड डाटा बुक में ऐसे जो प्लांट्स या जीव का लिस्ट होता है जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, खतरे की जो आसपास पहुंच चुके हैं या जो विलुप्त के कगार पे हैं, उन सब जो जीव, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, उन सब का एक लिस्ट तैयार करती है IUCN, और उसके संरक्षण से रिलेटेड काम को बढ़ावा देती है। ठीक है, तो रेड डाटा बुक में विलुप्त हो रहे या विलुप्त के कगार पर पहुंच चुके जीवों की सूची होती है। तो IUCN के बारे में जो आपको जानना चाहिए वो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये सब है, आप जरूर याद रखें IUCN के बारे में। यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है इन्वायरमेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो दूसरा इंस्टीट्यूट के बारे में आज देखते हैं हम। दूसरा जो इंस्टीट्यूट है इम्पोर्टेंट वह है WWF। ठीक है, यह जो वर्ल्ड रेसलिंग है ना, फोरम वाला नहीं है ना, ये WWF है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। ठीक है, WWF वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप याद रखें कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। इसकी स्थापना कब की गई है, तो 29 अप्रैल 1961 में इसकी स्थापना की गई है। और WWF का मुख्यालय ग्लांट स्विट्जरलैंड में, जैसा कि हमने IUCN का मुख्यालय देखा था वो भी सेम ग्लांट और स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसका प्रतीक चिन्ह आप याद रखें, इसका प्रतीक चिन्ह है लाल पांडा, ये आपको दिख रहा है लाल पांडा, यही इसका प्रतीक चिन्ह है। तो क्या काम करती है WWF? ठीक है, तो आप याद रखें IUCN के कार्यों में सहायता करना, वो वन्य जीव के संरक्षण तथा वन्य जीव के लिए कोष की व्यवस्था करना, जो फंड्स होते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ है ना, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जितने भी फंड्स होते हैं, या फिर साधारण शब्दों में कहूँ तो पैसे का इंतजाम करने का काम होता है WWF का, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो WWF से रिलेटेड आप क्या बात याद रखें, पहले तो आप फुल फॉर्म याद रखें इसका, दूसरा इसका स्थापना कब हुई ये याद रखें, उसके बाद इसका मुख्यालय याद रखें और इसका कार्य याद रखें, प्रतीक क्या है ये भी याद रखें क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन है वो है
UNEP जिसको हम बोलते हैं यूनिप, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है यूनिप। इसका काम क्या है? यूनिप का काम को समझने से पहले हम देख लेते हैं इसकी स्थापना। इसकी स्थापना हुई 1972 में। इसका मुख्यालय है नैरोबी, केन्या। नैरोबी में इसका मुख्यालय, जो कि केन्या एक देश है, वहाँ है। इसका कार्य क्या है? तो यह संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण संस्था है जो पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करती है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में क्या काम करती है? यूनिप, जिसको यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम या फिर UNEP कहते हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखें। क्वेश्चन आपको यदि पूछा जाए कि ग्लोबल 500 पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में, तो उसका सही आंसर होगा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। 3 इंस्टीट्यूशन जो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड है ना, वाइल्ड प्रोटेक्शन से रिलेटेड हमने देखा। इसके बाद हम नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूट है जो कि इम्पोर्टेंट है उसके बारे में देखते हैं। वह है UNFCCC, जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो पहली बात आपको जो याद रखना है, इससे रिलेटेड आप फुल फॉर्म याद रखें, क्योंकि इसका फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं UNFCCC। दूसरी बात आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, इसका स्थापना कब हुआ? तो स्थापना आप याद रखें 9 मई 1992। ठीक है, इसका मुख्यालय क्या है? तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। इसका कार्य क्या है? तो इसका काम क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग में कमी लाना व ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकना। काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है जो आज के डेट में ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसेस का जो अधिक यूज़ हो रहा है ना, उन सबको रोकना और ग्लोबल वार्मिंग को कम करना इसका फाइनली टारगेट है UNFCCC का। इसके द्वारा प्रतिवर्ष कोप सम्मेलन आयोजित किया जाता है। कोप सम्मेलन क्या होता है कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के जितने भी कंट्री है जो इस ना प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, उसमें लगभग 196 कंट्रीज़ हैं, है ना। उस वो सब कंट्रीज़ का एक सम्मेलन होता है प्रतिवर्ष, है ना, कि किस तरह से हम पर्यावरण में ग्लोबल वार्मिंग को कम करें, किस तरह से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को हम कम कर सकें। तो इस तरह की हर वर्ष इसके द्वारा एक है ना बैठक आयोजित होता है जो कि इंटरनेशनली होता है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक बैठक होती है जिसको कहा जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ठीक है, कोप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो भी जितने भी पार्टीज इस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं UNFCCC के, उन सबका एक साल में एक बार बैठक होता है। तो लेटेस्ट कोप जो समिट है ना, कोप जो एक लेटेस्ट समिट हुआ था जिसको हम कहते हैं COP25। ठीक है, यह हुआ था 2019 में। और कहाँ हुआ था आप याद रखें, मैड्रिड स्पेन में। ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है यदि आपके एग्जाम में, क्योंकि ये लेटेस्ट है। 2019 के बाद लॉकडाउन की वजह से या फिर कोरोना पेंडेमिक की वजह से अभी 2020 में यह समिट नहीं हो पाया है। तो लेटेस्ट हमारा जो हुआ था वह हुआ था 2019 में COP25 समिट, जो कि मैड्रिड। और मैड्रिड कहाँ है? तो मैड्रिड स्पेन में है। स्पेन एक देश है जहाँ पे है मैड्रिड। ठीक है, उसके बाद इसका जो अपकमिंग जो COP25 समिट होगा, सॉरी ये COP26, आप ये 26 कर ले क्योंकि 25 समिट तो हो चुका है। तो यह COP26 समिट होगा 2021 में ग्लासगो। ठीक है, जो कि यूनाइटेड किंगडम में या फिर UK में है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी याद रखें। और ये सब तो आपको याद रखना पड़ेगा यदि आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड जहाँ पे सिलेबस है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, ये पांचवा है, यहाँ पे चौथा हो गया टाइपिंग मिस्टेक से। पांचवा जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है वो है साइट्स। साइट्स इसलिए इम्पोर्टेंट है, सबसे पहली चीज़ तो आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना ही होगा। इसका फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑफ, है ना, इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा। ठीक है, ये कन्वेंशन नहीं है, सॉरी कन्वेंशन, ये कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन डेंजर्ड स्पीसीज वाइल्ड लाइफ फाउना एंड फ्लोरा। ठीक है, इस का जो फुल फॉर्म है उसको आप जरूर याद रखें। इसकी स्थापना हुई थी 3 मार्च 1973 में। इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में। इसका काम क्या होता है? तो जीवों तथा उनके अंगों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंध करता है। ठीक है, ऐसे जीव जो कि खास करके इंडेंजर्ड है या फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, उनके जो व्यापार को, है ना, अंतर्राष्ट्रीय अवैध व्यापार को प्रतिबंधित करता है साइट से। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप जरूर याद रखें, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट यहाँ पे लिखा गया आप जरूर याद रखें, पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो है ट्रैफिक, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फाउना इन कॉमर्स।
इस ट्रैफिक की स्थापना कब हुई? तो 1976 में। इसका मुख्यालय क्या है? कैम्ब्रिज, जो कि ब्रिटेन में है। कार्य क्या करती है? यह संस्थान महत्वपूर्ण जीवों तथा पादपों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है। अभी हमने क्या देखा था? साइट्स देखा था, बट ट्रैफिक का अलग काम क्या है कि यह जो जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं ना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से रिलेटेड, उन सब का डाटा ट्रैफिक के पास रहता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखें, ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस फॉर फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स। तो मेन जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो तो फुल फॉर्म से ही बनता है। क्या आपको फुल फॉर्म ही पता है कि नहीं? उसके बाद जो बनता है स्थापना से, उसके बाद मुख्यालय से, फिर लास्ट में बनेगा तो कार्य से बनता है क्वेश्चन। ठीक है, छठवा जो है हमारा इंपॉर्टेंट वो है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जो कि भारतीय संस्था है ना, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करती है। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1983 में। और इसके संस्थापक कौन थे? इस जो संस्था का डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग एवं सखाराम अर्जुन। क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए यहाँ पे लिया गया है। इसका मुख्यालय है मुंबई में, जो कि इंडिया में है। प्रतीक चिन्ह है ग्रेट हॉर्नबिल। आपको दिख रहा है ये इमेज, ये इमेज है ग्रेट हॉर्नबिल का। और ये जो है जैव विविधता संरक्षण का कार्य करती है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। तो इसका फुल फॉर्म आप याद रखें, स्थापना कब हुआ याद रखें, इसका मुख्यालय याद रखें, इसका प्रतीक चिन्ह याद रखें, और कार्य इसका जरूर याद रखें। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सो अभी हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूट है उस सबको देखे हैं। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट, वो है नीरी। नीरी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 1998 में, सॉरी 98 नहीं, ये 58 है, 1958 में किया गया है। और इसका मुख्यालय है नागपुर, जो कि है महाराष्ट्र में। कार्य क्या करती है यह? तो यह संस्थान पर्यावरण से संबंधित अनुसंधान करता है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी रिसर्चेस होते हैं वो कहाँ होता है? नीरी में, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना हुई 1958 में। ठीक है, सो ये हमने कुछ 7 ऐसे इंस्टीट्यूट देखे जहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखें। और अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट दिवस जो कि पर्यावरण से रिलेटेड है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि हम प्रति वर्ष 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड वेटलैंड डे, जिसको हम बोलते हैं विश्व नम भूमि दिवस। ठीक है, वेटलैंड्स क्या होते हैं तो आने वाले जो हमारा जो इन्वायरमेंट का लेक्चर होगा वहाँ पे हम अच्छे से समझेंगे। अभी सिर्फ आप ये याद रखें कि 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे हम मनाते हैं। वहीं 3 मार्च को हम मनाते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, विश्व वन्य जीव दिवस हम कब मनाते हैं? तो 3 मार्च को जरूर याद रखें। 21 मार्च को हम मनाते हैं वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, जिसको बोलते हैं विश्व वानिकी दिवस। 22 मार्च को हम मनाते हैं वर्ल्ड वाटर डे, जरूर याद रखें। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो सही आंसर क्या होगा? 22 मार्च। 14 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वाटर डे या फिर राष्ट्रीय जल दिवस। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। 22 मार्च को हम वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है, वहीं 24 अप्रैल को हम नेशनल वाटर डे। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। 24 अप्रैल वाला जो है वह राष्ट्रीय स्तर का भारत में होता है, और जो 22 मार्च का होता है इंटरनेशनली, पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल का वर्ल्ड वाटर डे होता है। तो दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट, दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। 22 अप्रैल को हम वर्ल्ड अर्थ डे, जिसको हम विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। ठीक है, 22 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं विश्व जैव विविधता दिवस, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, यह भी कई बार पूछा गया है। 5 जून को हम मनाते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट है। वही 19 नवंबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड टॉयलेट डे। यह क्वेश्चन अभी अभी एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है कि उन वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है। सो आप याद रखें 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दिवस इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप जरूर याद रखें। इस तरह से आज के वीडियो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इन्वायरमेंट से रिलेटेड कवर किया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं।